नमस्ते साथियों। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। तो हम सब जानते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं। बचपन से हम लोग नंबर्स के बीच में खेलते हैं। अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो नंबर्स आपके सबसे प्यारा टूल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बेसिक सबसे पहले हम नंबर पढ़ते हैं वो है नेचुरल नंबर, जिसको आप लोग जानते हैं 1 2 3। कहाँ तक जाता है ये नंबर? हमारा इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर्स। होल नंबर बेसिकली क्या होता है? जिसमें जीरो भी शामिल है और सारे के सारे नेचुरल नंबर शामिल है। ठीक है दोस्तों। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, होल को बोलते हैं पूर्ण संख्या। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लिखते हैं जेड से। इसके अंदर हमारे नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। तो हम इसके अंदर नेगेटिव -3 -2 -1 अप टू 0 1 2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक इसमें जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसको पी अपॉन क्यू में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर क्यू कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि क्यू दोस्तों जीरो होते ही वो संख्या इन्फिनाइट हो जाएगी। तो हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इनफाइनाइट अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल नंबर है, उसके बारे में हम किसी और चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है। इसी की एक डेफिनेशन और होती है कि वह संख्या जो कि दशमलव के बाद एक पैटर्न को रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए या खत्म हो जाए। जैसे कि मैं कहूँ 10/4, यानी कि 10/4 एक बार पॉइंट के बाद में आपको पता है तो खत्म हो रही है। इसका मान आ रहा है आपका 2.5, क्योंकि आपको पता है 10 में 4 का भाग देने पर 2.5 आएगा। तो ये अल्टीमेटली पॉइंट के बाद में खत्म हो जा रही है। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ 10/3, यह संख्या क्या हो रही है? पॉइंट के बाद में भी ये खत्म नहीं होगी, एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होता जाएगा। इसके लिए मैं उसके ऊपर बाहर लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये होगी रैशनल नंबर की डेफिनेशन बेसिकली। तो अल्टीमेटली हम जो पढ़ रहे हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी नंबर्स है, सबसे छोटा नंबर सेट कौन सा हो गया इसमें? यहाँ लिखते हैं कि सबसे छोटा आ गया आपका नेचुरल नंबर का सेट, सबसे छोटा हो गया। ठीक है। इससे बड़ा सेट हो गया आपका होल नंबर का सेट। इससे बड़ा सेट हो गया आपका इंटीजर का। और इन सबका सुपर सेट, अभी तक की जो हमने कंडीशन पढ़ी, इन सबका सुपर सेट हो गया रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब इन चारों नंबर्स के अलावा भी एक नंबर सिस्टम और है, उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर जो कि अपरिमेय संख्या होता है, ये कौन सी संख्या होती है? ये बेसिकली वो संख्याएं हैं जो रैशनल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो ये रैशनल हो गया, है ना। यानी कि पॉइंट के बाद आने वाली संख्याएं ना तो रिपीट हो रही है और ना ही खत्म हो रही है। जैसे √2 1.4142। ठीक है। इसी प्रकार से पाई पाई एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। ये पॉइंट के बाद भी कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। और इन सब के अलावा हमारे पास जो एक नंबर होता है, जिसको हम कह सकते हैं अल्टीमेटली द रियल नंबर। तो बेसिकली मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए, सॉरी। चलो यहीं लिख देते हैं। ठीक है। रियल नंबर। तो बेसिकली रियल नंबर है क्या? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का यूनियन। ठीक है। मतलब रैशनल और इरेशनल सारे आ चुके हैं, यानी अभी तक के जितने भी नंबर हमने अभी तक पढ़े हैं, तो इन सबका यूनियन मिलके क्या बनता है? रियल नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों। पर हम जो हमारा टारगेट है, हम ये पढ़ना चाहते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी क्या, तो जो हमने ये जो बेसिक सिस्टम पढ़ा, क्या इसके बाहर भी कोई सिस्टम है? यस, इसके बाहर भी एक सिस्टम है, जिसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है जेड से। हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। इसको लिखने का बेसिक तरीका x प्लस आयोटा वाई। आयोटा बेसिकली क्या है? आयोटा को हम कहते हैं रूट के अंदर जब भी -1 आता है, इसको कहा जाता है आयोटा। ठीक है। आइलर ने यह सजेस्ट किया था और इस नंबर के अंदर जो हमारा ये रियल पार्ट है, इस संख्या को, जो कि फ्री फ्रॉम आयोटा है, इसको हम क्या कहते हैं? रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या हो गया हमारा एक्स। इसी प्रकार से अगर जो आयोटा के मल्टीप्लाई में जो नंबर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है। तो बेसिकली एक्स और वाई भी कोई नंबर होगा। ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं,
सबसे पहले अगर हम इसके और अगर इतिहास में जाना चाहते हो तो आपने एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला दोस्तों? तो आप देखो इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, यानी कि प्लस माइनस आयोटा ना। तो यहीं से एक आयोटा का कंसेप्ट जनरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बेसिकली ये नंबर एक्स और ये वाई जो यहाँ पे जो नंबर बनने वाला है, ये कोई ना कोई मैं ऐसा कह दूँ थ्री प्लस अंडर रूट माइनस टू, इसी को मैं कह सकता हूँ ना थ्री प्लस टू आयोटा। ठीक है, तो ये तीन और दो पे जब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो दोस्तों, तो ये तीन है और ये दो है, ये भी तो एक नंबर है जो हम समझ पा रहे हैं, यानी कि तीन और दो बेसिकली दोनों के दोनों क्या रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि हम अगर जेड के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन बोलें तो जेड बराबर जो एक्स प्लस आयोटा वाई है, यहाँ पर एक्स और वाई बोथ आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, और इस एक्स को हम क्या कहेंगे, ये जो हमारा एक्स है ये है रियल पार्ट ऑफ जेड और ये वाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो ये तो हमारा हो गया मोटा मोटे तौर पर इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, बट अब इस नंबर सिस्टम पे भी क्या वही प्रॉपर्टीज लागू होती है जो नेचुरल नंबर पे और ये जो हम पुराने नंबर देख रहे थे? तो इसको समझने के लिए हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रॉपर्टीज में पहली चीज हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो बेसिक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या कहती है इसकी, क्या इसके ऊपर जो नंबर्स के ऊपर जो हम योग और गुणा भाग लगाते हैं क्या वो इसके ऊपर भी लगेगा? यस, वो इसके ऊपर भी एज इट इज हम लगेगा। तो मैं इसके सबसे पहले कि कोई भी दो, अगर मैं बोलूं आपसे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, ठीक है, z1 बराबर z2, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बहुत सिंपल हुआ कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि दो नंबर बराबर है, यानी कि वो नंबर कब बराबर हो सकते हैं? इसका मीनिंग है कि दो नंबर है मेरे पास, फॉर एग्जांपल p1 प्लस आयोटा q1, ये बराबर लिख दिया मैंने p2 प्लस आयोटा q2। तो ये कब बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये तब बराबर होगा जब p1 बराबर हो p2 के एंड q1 बराबर हो q2 के। ठीक है दोस्तों, तब तो हम कहेंगे क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिशन किस प्रकार से होगा? तो इसका एडिशन होगा z1 हमारा मान लो हो गया x1 प्लस आयोटा y1, इसी में हम एक दूसरा नंबर ऐड कर रहे हैं x2 प्लस आयोटा y2। अगर मैं जैसे इसमें ये दूसरा नंबर ऐड करता हूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, x1 प्लस सॉरी x1 प्लस x2 साथ में, और बगल वाले पार्ट से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे और बन जाएगा हमारे पास y1 प्लस y2, ये हमारा x2 था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक नया नंबर बन गया। तो ये सिंपल सा जो एडिशन हम पढ़ते हैं वही एडिशन इसमें भी लागू होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर बात करें, क्या हम इसके अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो कुछ नहीं, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिख देते हैं। ठीक है, x माइनस आयोटा y1 पहला नंबर हो जाएगा और x माइनस दूसरा नंबर हो जाएगा, यानी रिजल्ट आने वाला है आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस जगह पे और इस जगह पे भी आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है साथियों, हम आते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको सिखाता हूँ। इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं इसका मल्टीप्लिकेशन अगर आपको सिखाऊं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा? पहला नंबर z1 इंटू दूसरा नंबर है z2, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। इसको सॉल्व करने पर आपको एक नंबर मिलेगा x1 x2 एक नंबर मिलेगा आपको, फिर x1 और आयोटा y2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक नंबर आएगा आपका आयोटा इंटू x1 y2। ठीक बात है, फिर एक नंबर आपकी क्या निकल के आने वाला है, प्लस आयोटा x2 y1, लास्ट डिजिट आपकी क्या आने वाली है, आयोटा का स्क्वायर y1 और
y2। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप में, तो इस बार ये z1 z2 जो नंबर है इसका रियल पार्ट क्या होने वाला है, x1 x2 माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आयोटा का मान था √-1, तो आयोटा स्क्वायर हो गया आपका -1, तो माइनस y1 y2, ये पूरा का पूरा साथ में चलेगा और प्लस कॉमन आयोटा बाहर, प्लस साथ के बाद x1 y2 प्लस x2 y1। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है आपका, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं वो ये आएगा, जिसमें ये फर्स्ट हाफ जो है इसका, ये वाला पार्ट, ये रियल पार्ट हो जाएगा, और जो आयोटा के साथ एसोसिएट होकर आ रहा है मल्टीप्लाई में, हो गया इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, हो गया z1 z2 का। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं कोई नंबर की बात करूँ कि -z क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, -x माइनस आयोटा y, बस सिंपल सी बात है। फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि 1/z क्या होगा, तो देखिए यही मैं आपको बता देता हूँ इसको रफ करके। 1/z यानी कि 1/x प्लस आयोटा, ये x प्लस आयोटा एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो जब भी हमको 1/z निकालना है, यहाँ पे z क्लियरली नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर z इक्वल टू जीरो हो गया तब हम एक्चुअली इनफाइनाइट आ जाएगा, और मैंने कहा इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो हम इसका सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, यानी कि x माइनस आयोटा वाई से ऊपर भी गुणा, x माइनस आयोटा वाई से नीचे भी गुणा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, परिमेयकरण। तो पूरा अपॉन में हमारे पास क्या नंबर आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी से, है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी से, और ऊपर हमारे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। ओके, तो ऊपर हमारे पास एक्स माइनस आयोटा वाई, अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। इसी में से हम इसका रियल पार्ट अलग कर लेने वाले हैं, वो होने वाला एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो चीज़ आ गई है यहाँ पर, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 1/z का ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया रियल पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इस प्रकार से इनवर्स ऑफ z भी हमारे निकाला जा सकता है सिंपल नंबर की तरह। ठीक बात है, तो ये तो होगी इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम कुछ इसके आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिगार्डिंग हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारा नंबर सिस्टम की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो प्रॉपर्टीज इस तरह से कहती है कि क्या नंबर्स का एडिशन, जैसे हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव होता है, साहचर्य होता है, यानी कि नंबर के एडिशन में हम अगर बोलें कि a प्लस बी करके फिर c जोड़ें, या b प्लस c करके फिर a जोड़ें, तो सेम नंबर आने वाला है। सेम प्रॉपर्टीज के लिए भी लागू होगी, यानी क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, पहली चीज इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इसके अंदर हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले कोई नंबर है z1 और एक नंबर है z2 प्लस z3 करें, या पहले z1 प्लस z2 करें, फिर उसके अंदर हम z3 जोड़ें। तो इस प्रकार से रिजल्ट हमारा सेम आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि z1 में हम क्या जोड़ें कि हमको वापस से z1 मिले। ऑब्वियस सी बात है, जीरो, यहाँ पर जीरो आपका क्या हो गया, जीरो आपका एक तरह से
जीरो प्लस आयोटा जीरो की फॉर्म का होगा, आइडेंटिटी मेंबर हो गया। तो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया ना, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप में, ठीक है, जहाँ एक्स और वाई रियल नंबर से आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार से Z1 में क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी मिल जाए, है ना, नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं, तो -Z1 जोड़ोगे तो आपको जीरो एलिमेंट मिलेगा, तो इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यह कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है, क्रम विनिमय भी होता है कि Z1 में Z2 जोड़ो या Z2 में Z1 जोड़ो, यानी क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, यानी क्रम विनिमयता के भी पालन करता है। तो ये एक तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो होल्ड द कैंसलेशन लॉ, कि इसमें कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है, यानी आपके पास Z1 प्लस Z2 और बगल में आपके Z1 प्लस Z3 चल रहा है, तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से हम Z1 से Z1 उड़ा देंगे और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि Z2 बराबर Z3, यानी कि कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर राइट कैंसलेशन लॉ की बात करें तो राइट कैंसलेशन लॉ लगा दो कि Z1 प्लस Z2 है और इधर बगल में आपके चल रहा है Z3 प्लस Z2, तो राइट साइड से दोनों नंबर इक्वल है तो काट सकते हो और रिजल्ट आ जाएगा आपका Z1 बराबर Z3, ये हो गया राइट कैंसलेशन लो, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास चार नियम हमको मिलते हैं, चारों नियम एडिशन के लिए फॉलो होते हैं। पहला क्या था, एसोसिएटिव, साहचर्यता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में मैं बोल देता हूँ बट मैं लिखता नहीं हूँ, तो आप हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थी हैं तो वैसे मेरा सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होता है। तो साहचर्यता का पालन करता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी, यानी कि तत्समक अवयव, इसके पास तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है। फिर तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, इसके बाद प्रतिलोम अवयव भी मिलेंगे आपको, इनवर्स भी मिलेंगे। फिर चौथी चीज हमने देखी कि क्रम विनिमयता का भी पालन हो रहा है। और लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी, निरसन, इसको निरसन नियम भी बोलते हैं, कैंसलेशन लॉ को निरसन नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कैंसलेशन लॉ कहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में लागू होती है, जो कि बेसिकली रियल नंबर सिस्टम के लिए भी लागू होती है, ठीक है। हम और भी एनालिसिस पढ़ेंगे, जैसे हम आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, और दूसरे एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम ग्रुप का कंस्ट्रक्शन पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। इसी प्रकार से एक चीज और हमारे है कि अगर यही सारी प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए हो तब क्या होगा, बिल्कुल देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हमारे पास पूरा का पूरा इसमें, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप कहोगे क्या, सबसे पहली चीज मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि बाद के दो नंबर अगर गुणा करवा रहे हो तो आप शुरुआत के दो नंबर गुणा करा के करो तो वो एसोसिएटिव होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए भी उसके पास आइडेंटिटी, यानी 1, Z1 को 1 से करो मल्टीप्लाई, वापस Z1 आएगा, यानी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। इसी प्रकार से उसके पास कम्यूटेटिव लॉ भी होगा, उसके बाद इनवर्स भी होगा कि Z1 इनवर्स कब मौजूद होगा, ऑब्वियस सी बात है जब Z1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी प्रकार से आप कम्यूटेटिव लॉ भी बोल दो, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करो या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करो, रिजल्ट सेम आने वाला है। यानी कि पिछली बार जो हमने चारों जो रिजल्ट हमने देखे थे वो सारे के सारे रिजल्ट इसके लिए भी लागू होंगे, ठीक है। कैंसलेशन लॉ भी होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको कैंसलेशन लॉ लिखना चाहो तो लिख लीजिए, Z1 और Z2 मल्टीप्लाई है, इधर से Z1 और Z3 है, लेफ्ट कैंसलेशन से उड़ जाएगा और Z2 बराबर Z3 आ जाएगा। इस प्रकार से यानी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज नंबर्स की सारी इसमें लागू होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाले हैं और उसको पढ़ने वाले हैं वो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म क्या है, या कार्तीय रूप, जैसे अभी अभी हम कार्तीय रूप के ही बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो और उसको क्या हम उसको जैसे नंबर्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं वैसे कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर पाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको आर्गेन प्लेन कहेंगे। फिर हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन और आगे के कई टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।